Bioinorganic chemistry, role of magnesium and other alkaline earth metal। तो इस चैप्टर में हम मैग्नीशियम के क्या रोल है बायो सिस्टम्स में, जैव तंत्र में, और अन्य दूसरे अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं उनके क्या उपयोग है जैव तंत्र में। तो मैग्नीशियम जो है जैव तंत्र में बहुत उपयोगी है। जैसा कि हम जानते हैं क्लोरोफिल जो है वह मैग्नीशियम के में उसमें एक केंद्रीय परमाणु है जिसके चारों तरफ बड़े आकार की वलय होती है, और यह वलय क्लोरोफिल जो है वो क्लोरोप्लास्ट में उपस्थित होता है और फोटोसिंथेसिस के काम में आता है। मैग्नीशियम जो है वह आंतरकोशीय द्रव में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला दूसरा धनायन है, जिसमें 50% तक कैल्शियम फास्फोरस के साथ हड्डियों में और शेष शरीर के विभिन्न भागों में यह मैग्नीशियम आयन पाया जाता है। मैग्नीशियम आयन जो है भोजन में जो अवशोषण होता है मैग्नीशियम आयन का वह अम्लीय माध्यम में ड्यूरोडेनम, जिसे ग्रहणी कहते हैं, में होता है, जो कि एक जठराग मार्ग जिसे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट कहते हैं, जिसमें कि भोजन का समस्त पाचन होता है और वह धीरे धीरे आगे बढ़ता है, उस हिस्से में होता है। मैग्नीशियम आयन की आवश्यकता प्रोटीन निर्माण करने वाले स्थल पर अधिक होती है, जिसमें राइबोसोम जो है वह प्रोटीन संश्लेषण करता है और उस स्थान पर यह अधिक मात्रा में पाया जाता है। ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कई पदों में होता है और कोशिका झिल्ली में यह ऊर्जा स्थानांतरण में मैग्नीशियम आयन की उपस्थिति आवश्यक है। मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र में भी झिल्लियों में जो ऊर्जा स्थानांतरण व तंत्रिका तंत्र में तंत्रिकाओं के मध्य जो आवेग इम्पल्स जिसे कहते हैं, वह संदीपन जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरण जो है आवेग का, वह मैग्नीशियम आयन की उपस्थिति में संभव हो पाता है। तंत्रिका पेशीय तंत्र में न्यूरोमस्कुलर नर्व और मसल्स दोनों काम में करते हैं, तो उनमें संकुचन और रिलैक्सेशन, विश्रांति के लिए, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के लिए कैल्शियम आयन के साथ साथ मैग्नीशियम आयन की भी आवश्यकता होती है, जैसा कि हमने कैल्शियम मैग्नीशियम पंप के बारे में पूर्व में पढ़ा है, जिसकी वजह से तंत्रिका तंत्र जो है वह सुचारू रूप से कार्य करता है। रुधिर में मैग्नीशियम आयन का स्तर काफी कम होने पर यह भार में कमी आने लगती है और हृदय विकार उत्पन्न हो जाते हैं, और पौधों में यह मैग्नीशियम आयन क्लोरोफिल में, जैसा पूर्व में बताया गया है, में पाया जाता है। क्लोरोफिल जो है वह ग्रीन लीव्स, हरी पत्तियों में, हरे पौधों में पाया जाता है। यहाँ यह पदार्थ मैग्नीशियम जो है वो पोरफाइन वलय के रूपांतरण है, और जिसमें पेरोल वलय फोर्थ में एक द्विबंध का हाइड्रोजनीकरण हो जाता है और वलय थर्ड के साथ साइक्लोपेंटेनॉन वलय से जुड़ी होती है। इन रूपांतरणों के बावजूद भी पोरफायरिन वलय के कुछ मुख्य गुण अपरिवर्तित रहते हैं, और यह संकुल की जो समन्वय संख्या है वह 4 होती है। तो क्लोरोफिल भी जो है ए और बी दो तरीके के पाए जाते हैं, तो इन दोनों में वलय सेकंड पर पाए जाने वाले क्लोरोफिल जो है वह प्रतिस्थापी समूह की प्रवृत्ति इनकी भिन्न भिन्न होती है। जैसे क्लोरोफिल ए में आर की जगह CH3 और बी में आर की जगह CHO एल्डिहाइडिक समूह होता है, और यह क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी के रूप में जाना जाता है। हरे पौधों में जो फोटोसिंथेसिस है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है, वह क्लोरोफिल की उपस्थिति में होती है, और सूर्य के प्रकाश भी आवश्यक है। तो जल और कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में
और क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज का निर्माण करते हैं और ऑक्सीजन मुक्त होती है। इस तरीके से प्लांट्स जो है वह ऑक्सीजन मुक्त करता है। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल अणु का कार्य दृश्य स्पेक्ट्रम में लाल भाग का यानी जो रेड कलर की लाइट है उससे फोटोन का अवशोषण करता है और इस ऊर्जा को श्रृंखलित अभिक्रिया एक स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन के जरिए एक सीरीज में अभिक्रिया के लिए स्थानांतरित कर देता है। मैग्नीशियम आयन के दो प्रमुख कार्य हैं। एक तो पोरफायरिन वलय को दृढ़ता प्रदान करता है जिससे आणविक कंपनों के कारण ऊर्जा का ह्रास या लॉस ऑफ एनर्जी नहीं होता है। दूसरा, ऊर्जा की अल्पकालिक अवस्था जो ट्रिपलेट स्टेट है जिसे एक अवस्था कहते हैं को जो फोटोन के अवशोषण के तुरंत बाद बनती है कि द्विक अवस्था जो होती है सिंगलेट अवस्था में परिवर्तन की दर को बढ़ाता है। द्विक अवस्था का जीवन अधिक होने के कारण यह उत्तेजक ऊर्जा को रेडॉक्स अभिक्रियाओं में आसानी से स्थानांतरित कर देता है। क्योंकि इसका लाइफ टाइम ज्यादा है इसलिए यह इतना समय होता है इसके पास कि ये अपनी ऊर्जा को दूसरे को स्थानांतरित कर दे जिससे रेडॉक्स अभिक्रियाएं आसानी से संपन्न हो जाती है। इसके अतिरिक्त जो अन्य क्षारीय और क्षारीय मृदा धातु हैं वह भी मानव शरीर में बहुत ही उपयोगी कार्य करते हैं। जैसे क्लोरीन जो है आमाशय में पाचन के लिए HCl का निर्माण करता है। साथ ही क्षारीय और क्षारीय मृदा धातु के क्लोराइड के रूप में कोशिका द्रव या जीव द्रव में रहकर कोशिकाओं के परासरण दाब नियंत्रण एंजाइम एमाइलेज का सक्रियण आदि कार्य करते हैं। अगला है सल्फर की भूमिका। तो कई जैव अणुओं में बायोमोलिक्यूल्स में सल्फर जो है उपस्थित होता है जैसे सिस्टीन, थायमीन, बायोटीन, इंसुलिन, कोएंजाइम ए, लिपोइक अम्ल आदि। फास्फोरस की भूमिका, जैसा कि हम पढ़ते हैं पूर्व में पढ़ा है कि कैल्शियम फास्फेट जो है वो दांतों और हड्डियों में उनको दृढ़ता प्रदान करने के लिए उसके विकास में काम में आता है। तो हड्डियों में ये फास्फेट के रूप में काम में आता है। दूसरा, पीएच को नियंत्रित करने के लिए फास्फेट बफर को बनाने में यानी शरीर के अंदर फास्फेट बफर को बनाने के लिए काम में आता है जिससे कि शरीर की पीएच जो है वह रुधिर में और अन्य स्थानों पर नियंत्रित रहती है। और दूसरा है ऊर्जा के स्रोत के रूप में, जैसे एटीपी हमने पढ़ा है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडीपी पढ़ा है पूर्व में एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। तो ये एक फॉस्फेट डाई एस्टर बॉन्ड है जो कि एक ऊर्जा का स्रोत के रूप में जब इस बॉन्ड से टूटने पर ऊर्जा मुक्त होती है और इस बॉन्ड के रूप में ही ऊर्जा जो है वह संग्रहित होती है एटीपी के रूप में। इसी तरीके से एनएडीपी जो है वह एक प्रकार का सहएंजाइम है, कोएंजाइम जिसे कहते हैं। न्यूक्लिक एसिड तथा फास्फोरस प्रोटीनों में यह मुख्य फास्फोलिपिड्स में तो लिपिड्स में भी है फास्फोलिपिड की फॉर्म में जब फास्फोरस जुड़ जाता है तो उसको फास्फोलिपिड्स कहते हैं। और ग्लूकोज फास्फोराइलेशन में ग्लूकोज के अवशोषण में इसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। तो फास्फोरस जो है काफी उपयोगी मृदा धातु है। अब है आयोडीन की भूमिका। जैसा कि हम जानते हैं कि आयोडीन की कमी से गॉइटर गलकंद नामक रोग हो जाता है और यह हार्मोन या एंजाइम के निर्माण में आयोडीन आवश्यक है। इसलिए हमने पढ़ा है कि आयोडाइज्ड सॉल्ट का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर आयोडीन की कमी होती है वहाँ पर आयोडीन को नमक के द्वारा शरीर में दिया जाता है। फ्लोरीन, यह जो है
हड्डियों व दांतों के विकास के लिए जरूरी है। फ्लोरीन जो है काफी मजबूत एनेमल जो है दांतों के ऊपर बनाता है। यह हड्डियों के क्षय, ऑस्टियोपोरोसिस व दांतों के अस्थि क्षय, डेंटल कैरीज से बचाव करता है, यानी दांतों के खराब होने को से रोकता है, वह हड्डियों को क्षय होने से रोकता है। तो यह है काफी उपयोगी है, लेकिन इसकी अधिकता से भी बहुत सारे रोग हो जाते हैं। इसे फ्लोरोसिस कहते हैं, जिसमें हड्डियों का टेढ़ापन होना व दर्द होना, दांतों में पीलापन आना आदि होता है और दांत धीरे धीरे झड़ने लगते हैं। और एजिंग इफेक्ट जो है, आदमी कम उम्र में भी बुजुर्ग सा लगने लगता है। लिथियम यह तंत्र की मजबूती व भ्रूण के विकास में सहायक है। इसकी कमी से व्यक्ति में खतरनाक विचार आते हैं और एक प्रकार का नर्वस सिस्टम पर लिथियम आयन का असर होता है। तो यह कमी, लिथियम आयन की कमी से मानसिक रूप से कई बीमारियां होने की संभावना होती है।